दें कि रूस की बड़ी जंगी तैयारी भूमध्य सागर में इस वक्त वॉर ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ बड़ी बातें इस वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। युद्धाभ्यास में पहली बार हाइपरसोनिक से हमला हुआ है। जिरकॉन हाइपरसोनिक से टारगेट पर हमला हुआ। 1000 सैनिक 24 वॉरप्लेन के साथ भी युद्धाभ्यास हुआ है। घातक मिसाइलों से लैस 10 वॉरशिप की ये अटैक ड्रिल रही। जी हां, कई आधुनिक हथियारों से भी वॉर ड्रिल को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। तमाम तरह के आधुनिक हथियारों के साथ इस वॉर ड्रिल को अंजाम देकर रूस अपनी ताकत नुमाया कर रहा है दुनिया के सामने और खास करके नेटो देशों के सामने। अब आपको बताते हैं कि अब तक रूस ने यूक्रेन पर किन किन मिसाइलों से हमला किया है, उसकी पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वॉर जोन में ये देखिए किस किस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का। इसके अलावा किंजल का भी इस्तेमाल किया गया है। यह भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। KH-101 कैलिबर क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। KH-22 एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा KH-59 गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और साथ ही हमारे साथ सुशील कुमार जी सिंघल जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। तो त्रिपाठी सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह की मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है और रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक नए चरण पर पहुंच चुका है। इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश रूस की अगले लेवल तक पहुंचाने की, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल से सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल निधि, आपने सही कहा। जितनी तरह की मिसाइल्स सिर्फ हाइपरसोनिक नहीं, बाकी भी जितनी आई हैं जो पहले कई बार रूस ने बाहर नहीं की थी। और अभी देखिए 3 दिन पहले उन्होंने जो ऑर्शिको मिसाइल निकाली है अपनी, जिससे उन्होंने अटैक भी किया है इनके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, खासकर निप्रो में मिलिट्री बेस में। और उन्होंने यहाँ तक कहा है, पुतिन ने खुद कहा है कि यह एक ऐसी मिसाइल है जिसको किसी भी वेपन से उसको टारगेट नहीं किया जा सकता। इवन जो पैट्रियट मिसाइल है वो भी जो है इसका कुछ नहीं कर सकती। दूसरी जो चीज़ है, अभी रूस भी जानता है कि समय कम है। यूक्रेन को भी पता है कि समय कम है। ट्रम्प के आने से पहले दोनों चाहते हैं कि मैक्सिमम हासिल कर सकें। और रूस भी पूरे नाटो को और ख़ास करके यूरोप को अपनी जो इनका जखीरा है पूरा हथियारों का, वेपन्स का और मिसाइल्स का, वो दिखाना चाहता है। उनको ऑलरेडी ये डर है। आपने देखा 3 दिन पहले जो नए प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने कहा कि रूस हमारे यहाँ बहुत कुछ कर सकता है और हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कुछ जोर देना चाहिए और तैयार रहना चाहिए रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, मंशा आप जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर अमेरिका की है क्या? मतलब जो बाइडेन जाते जाते वो सब कुछ कर जा रहे हैं जिसकी वजह से ये युद्ध उस लेवल पर पहुंच जाए कि किसी को भी वापस कदम खींचने में दिक्कत हो, परेशानी हो। क्या उस तरह की स्थितियां डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा की जा रही हैं उनकी शपथ लेने से पहले, उनके कार्यभार से पहले? समीर, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा ग्रे एरिया या फिर एक ऐसा प्लेग्राउंड तैयार हो चुका है जो ऐसा है कि अमेरिका और सीरिया कितने बड़े ऑपरेशन कर ले, उनका एग्जिस्टेंस रहेगा, वो वहाँ पर जिंदा रहेंगे चाहे बड़े ऑपरेशन कर ले। आप हमास को ले लीजिए, आपने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किए, लेकिन हुआ क्या, वो वहाँ से निकलकर सीरिया की तरफ चले गए, सीरिया से आगे इराक चले गए और इराक के आगे ईरान। तो सपोर्ट सिस्टम जो है, जो चेन है रसद की है, साजो सामान की है, सपोर्ट की, वो लगातार जारी है। और इसलिए अब अमेरिका और इजराइल ने ठाना था कि वो हिजबुल्लाह के बाद बड़े ऑपरेशन सीरिया में करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बर्बर उन्होंने ऑपरेशंस किए, उसको लेकर उनके सामने ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था कि वो डायरेक्टली अब सीरिया में इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे बड़े ऑपरेशन। सीरिया में जो हालात बनाए गए हैं, अमेरिका ने जो हालात
पैदा किए, विद्रोहियों को जिस तरह से बशर अल असद की सेना के खिलाफ उतारा गया, इसके पीछे एक मकसद यह भी है कि रूस को सीरिया में भी इन्वॉल्व किया जाए। समीर, आप मान के चल लीजिए कि ईरान पर जब इजराइल बहुत जल्द हमला करेगा, उससे पहले वो सीरिया ऑपरेशंस को कंप्लीट करेगा। बिना सीरिया ऑपरेशंस के करे, बिना इराक के अंदर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिए, इजराइल जो है वो ईरान का रुख नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सीधे तौर पर ईरान से भिड़ेगा तो निश्चित तौर पर ये प्रॉक्सीज एक्टिव हो जाएंगे और उसके लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ वाया सीरिया की तरह से हो रहा है कि सीरिया पर टारगेट करने के लिए निशाने कहीं और से साधे जा रहे हैं, लेकिन टारगेट इस वक्त सीरिया नजर आ रहा है। और रूस ने यूक्रेन को न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे दी। एक और बड़ी खबर, परमाणु हमले से जंग खत्म कर सकता है रूस। पुतिन के सहयोगी मालोफेव का बड़ा दावा सामने आया है। तो देखिए अब कैसे न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रूस के और आला नेताओं की ओर से धमकी दी गई है, लेकिन एक बार फिर से धमकी आई है। परमाणु हमले से जंग ही खत्म होगी, ये जो जंग चल रही है, और ये पुतिन के सहयोगी हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है।